हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और हर जगह लगभग पूछी जाती है। आज हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि अगर बाय चांस ग्लाइकोलिसिस आपके 10 से 15-20 के मार्क्स में भी आ जाए तो आप इसे वेल एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस का कभी भी क्वेश्चन आया तो वो सिंपली आपसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं पूछेंगे, उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलेंगे। सो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है। तो ये दोनों ही के लिए ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया जाता है, जिसके लिए डिफरेंट एंजाइम लगते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, जो प्रॉब्लम देती है ज़्यादातर, वो है एंजाइम्स के नाम। अब एंजाइम्स के नाम यहाँ पर इतने ज़रूरी क्यों है, मैं इस पर इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि एंजाइम पे डेडिकेटेड एक पूरा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जहाँ पर एंजाइम के बारे में पूछा गया था और ये पूछा गया था कि ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हुआ है जो कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे यूज़ हुए हैं। सो बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस पूरी प्रोसेस को देखें तो हम इस पूरी प्रोसेस को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेजेस होगी फॉस्फोराइलेशन फेज, सेकेंड स्टेज है पे ऑफ फेज। तो फॉस्फोराइलेशन फेज पे हम आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना। अब ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये इनरिवर्सिबल है। इनरिवर्सिबल होने के कारण क्या है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। सो ये एक डिटरमाइनिंग फेज बन जाता है, जहाँ पर अगर सेल को ज़रूरत है तो ही ग्लूकोज जो है इस प्रोसेस के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वो दोबारा से ग्लूकोज नहीं बन सकता। सेकेंड थिंग जो एंजाइम इसमें यूज़ होता है वो है हेक्सोकाइनेज। अब जैसे कि हम सबको पता है, काइनेज एंजाइम जब भी आएगा तो यहाँ पर हमें Mg दैट इज मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर लगेगा। यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ATP यूज़ होगी जो कि ADP के फॉर्म में निकलेगी। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आ जाएं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसका सिर्फ कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें इसका कन्फिग्रेशन हमें चेंज मिल रहा है, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें जो एंजाइम काम आ रहा है वो है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। अब यहाँ पर ये एंजाइम है। सेकेंड थिंग जो हमें देखने लायक है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक एल्डो शुगर है, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक कीटो शुगर है। तो यहाँ पर ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक एल्डो शुगर जो है वो कीटो शुगर में कन्वर्ट हो रही है। देन तीसरे स्टेप पे आ जाएं तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है, लिख लीजिए BIS फॉस्फेट, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। ये अगेन एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स नहीं हो सकती है। सेकेंड थिंग जो एंजाइम इसमें यूज़ हो रहा है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अगेन काइनेज एंजाइम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर लगेगा। थर्ड थिंग, यहाँ पर भी एक ATP यूज़ होगा जो कि फुल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का सेकेंड एंड ओनली ATP है जो यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा ये इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट है ये 2 अलग जगह यहाँ पर एडअप हो रहा है। देन इसके बाद इस पूरी प्रोसेस का सबसे अजीब कह लीजिए और सबसे अलग कह लीजिए एक स्टेप है, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। इन 2 में यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन क्यों कहा, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो हमारा था प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस ब्रेक हुआ है इन 2 सब्सटेंस में। देन अगेन जो यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है एल्डोलेज। इसके अलावा ये
स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड जो था वो ब्रेक हो चुका है 3 कार्बन कंपाउंड में। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं। पहला जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होगा, दूसरा जो है वो पहले में कन्वर्ट होता रहता है। और ये डिटरमाइन करता है किसकी यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, कि सेल में प्रोडक्ट कौन सा है। अगर लो प्रोडक्ट है तो फिर क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ज़्यादा होगा, और अगर सेल में ज़्यादा प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट तो क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ पर होगा। अब इसको इंटर कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है। मैं चाहती हूँ आप सब इस एंजाइम का नाम कमेंट में लिखिए, ताकि आप भी इस वीडियो में इन्वॉल्व हो सकें और आपको लगे कि आपने कुछ देखा है, किताब उठा के आप कुछ देखें। इसके अलावा इसके बाद जो फेज शुरू होने वाला है उसे हम लोग कहते हैं पे ऑफ फेज। अब इसे पे ऑफ फेज क्यों कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन फेज में हम लोगों ने सिर्फ अभी तक एटीपी दिया है, प्रोसेस को एनर्जी लगाई है। पे ऑफ फेज में क्या होगा, अब उसका भुगतान होगा, पे ऑफ करेगा। वो कैसे पे ऑफ करेगा? NADPH और ATP के फॉर्म में वो हमें एनर्जी देगा। तो यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। जो यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ पर चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब जो यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज एंजाइम अगेन यहाँ पर मैग्नीशियम आयन लगेगा एज अ कोफैक्टर। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज आ रहा है उसके कारण ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये हमारा कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और जो यहाँ पर एंजाइम लगेगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। किस बात का कन्वर्जन हुआ है, जो यहाँ पर पोजीशन थी वो पोजीशन में यहाँ चेंज हुआ है। यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप की जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो रही है सिर्फ, इसीलिए जो एंजाइम लगेगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पर म्यूटेट हो रही है जो यहाँ पर फॉस्फेट का जो पोजीशनिंग है। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है ऑक्सीजन एफिनिटी इन ब्लड। ब्लड के प्रति जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है वो डिटरमाइन की जाती है किससे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो हमारे बॉडी में जो भी इसकी यहाँ पर कह लीजिए कंसंट्रेशन है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की एफिनिटी को। सो अगेन यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। अब ये जो है इसमें जो एंजाइम लगा वो है एनोलेज। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन वाटर आयन जो है यहाँ पर हमारा एलिमिनेट हुआ है। तो ये क्या हुई, ये एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुई। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है। अब जो ये प्रोसेस है ये किसके द्वारा टॉक्सिक की जा सकती है, पॉइजन करी जा सकती है, फ्लोराइड के द्वारा। अगर इस प्रोसेस के दौरान कहीं से भी फ्लोराइड आ जाता है, फ्लोराइड आयन का हो जाता है, तो यहाँ पर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, जो इस प्रोसेस को रोक देगा, यहीं पर वो इसको फ्रीज कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फेनॉल पायरुवेट की, पायरुवेट में कन्वर्जन की, तो इसके लिए जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है पायरुवेट काइनेज। काइनेज होने के कारण यहाँ पर अगेन मैग्नीशियम आयन लगेगा,
इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 ATP यहाँ पर हमें मिलेंगे। सो यहाँ पर हमारा ATP हर स्टेप में लगभग मिल रहा है और वाटर का यहाँ पर रिमूवल हुआ है। इसके अलावा जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी हमें फ्लोराइड की वजह से भी देखने को मिलती है, और ATP फ्लोराइड की वजह से जो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है वो हमें इस फेज में देखने को मिलती है कि फॉस्फोफिनॉल में यहाँ पर फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में अगर इस प्रोसेस के दौरान आई फ्लोराइड तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिल सकती है वो किस वजह से मिल सकती है कि एंड प्रोडक्ट है वो किसके लिए इतना सारा काम कर रहा है। पहली बात ये पायरुवेट पाने के लिए, दूसरा एनर्जी के लिए। अगर सेल में पहले से ही एक अमाउंट तक की जितनी उसको ज़रूरत है उतनी एनर्जी होगी तो क्या वो ये प्रोसेस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर सेल पे बहुत सारी ATP पहले से ही प्रेजेंट है तो फिर भी ये जो प्रोसेस है वो पॉइजन हो सकती है और टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा जो एलिनीन एमिनो एसिड है वो भी इस प्रोसेस को पॉइजन करता है। सो कुल मिला के हम लोगों ने पॉइजन और टॉक्सिसिटी के कितने केसेस देख लिए? 3 देख लिए। एक में फ्लोराइड जो है वो टॉक्सिक कर रहा है फॉस्फेनॉल पायरुवेट के स्टेप में। सेकेंड जो है ATP की प्रेजेंस पॉइजन कर रही है। दूसरी एनिलीन एमिनो एसिड की प्रेजेंस हम यहाँ पर पॉइजनिंग मचा रही है। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ग्लाइकोलिसिस एक बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं है तो मेरा एक सजेशन है, पहले आप इन स्टेप को लिख लीजिए कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ये किस में कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हुआ। एक ये प्रोसेस पूरा हो जाए, देन आप सेकेंड राउंड में देखिए, आप लिख के पेपर में कि आपको याद है कि नहीं। अगर आपको याद है तो सेकेंड राउंड में आप एंजाइम्स को याद कीजिए कि कहाँ पर कौन सा एंजाइम लग रहा है। अगर आप एक बार एंजाइम की प्रोसेस देख लें, एंजाइम का वर्क देख लें तो आपको ये स्टेप बहुत ही ईजी लगेंगे। जैसे कि हेक्सोकाइनेज में आपको मैग्नीशियम आयन का प्रेजेंस हमेशा याद रहेगा। आइसोमेरेज में हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। हमारा एक म्यूटेज था, म्यूटेज में क्या हुआ था, जो फॉस्फेट का जो पोजीशनिंग थी वो बस चेंज हुई थी। सो ग्लाइकोलिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल कह लीजिए, सिट्रिक एसिड साइकिल कह लीजिए, और TCA साइकिल कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।